वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द कोर लॉस इन हाई फ्रीक्वेंसी फेरिड कोर ट्रांसफार्मर यूज्ड इन एसएमपीएस। ठीक है, तो एसएमपीएस में जो फेरिड कोर ट्रांसफार्मर होता है उसमें लॉस के बारे में पूछा कि कोर लॉस हाई फ्रीक्वेंसी पे कितना होता है वो पूछा। तो जो हमारा फेरिड कोर होता है, ठीक है, फेरिड कोर जो होता है वो हाई परमेबल मटेरियल होता है। इसकी परमेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। अरे नॉन कंडक्टिव होता है। नॉन कंडक्टिव होने के कारण क्या होता है कि इसमें जो एडी करंट होगा, एडी करंट लॉस जो होता है वो बहुत कम होता है, लेस होता है। तो इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं, जो फेरिक मटेरियल होता है, उसका यूज हम करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए। तो ये ज्यादातर कहाँ में यूज होते हैं? ज्यादातर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, मोबाइल चार्जर में। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 1% ऑफ रेटेड पावर। तो जिसमें कोर लॉसेस होते हैं, जो रेटेड पावर होता है उसका 1% बस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर क्लासिफाइज द बेसिस ऑफ सर्विस। ठीक है, सर्विस के आधार पर जो क्लासिफाइड किया गया है इसमें से कौन सा ट्रांसफार्मर है ये पूछा गया। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के बेस पे जो हमारा क्लासिफाइड किया जाता है ट्रांसफार्मर को, वो होता है हमारा कोर टाइप। फर्स्ट हो गया हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, और सेकेंड होता है हमारा सेल टाइप, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है कुछ इस टाइप से होता है। एक कोर होती है हमारी, इस पे एक वाइंडिंग यहाँ पे लगी होती है, एक वाइंडिंग यहाँ पे लगी होती है। ठीक है, तो ये हो गया कोर टाइप। और जब हम सेल टाइप की बात करें तो कुछ इस टाइप से होता है। यहीं पे हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों साथ में होती है। ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको फ्लो होने के लिए सिंगल पाथ होता है, इसमें दो पाथ होते हैं। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। ठीक है, जब हम सर्विस के बेसिस पे बात करेंगे, सर्विस, ठीक है, तो सर्विस के बेसिस पे हमारे को फिर टू टाइप से होता है। एक पावर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर जैसे कि यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन वहाँ पे स्टेप अप करने के लिए। ठीक है, और ट्रांसमिशन में ये जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं उसको पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट होता है वो कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो कंज्यूमर एंड साइड में होते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जिसमें हम स्टेप डाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सर्विस के बेस पे जो यहाँ पे दिया है उसमें। जो नॉर्मली हम ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, ठीक है, जो ट्रांसमिशन में यूज होता है वो कौन सा होता है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं वो होता है हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो दिए गए हैं उसमें से कौन से ट्रांसफार्मर के कंपोनेंट है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। जो ब्रीदर होता है, तो ब्रीदर जो होता है ये ट्रांसफार्मर का कंपोनेंट होता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर का ये ऑयल टैंक हो गया, इसके ऊपर यहाँ कंजर्वेटर टैंक लगा होता है, और इसके साथ में यहाँ पे ब्रीदर लगा हुआ था। ठीक है, जो ब्रीदर क्या होता है? ब्रीदर ये होता है जो मॉइस्चर को फिल्टर करता है। ठीक है, तो ये जो ब्रीदर होता है इसमें बना होता है सिलिका सिलिका जेल भरा हुआ होता है, जो कि हमारे मॉइस्चर को फिल्टर करता है। क्यों, कैसे फिल्टर करता है? तो हमारा ट्रांसफार्मर में यहाँ ऑयल भरा हुआ होता है। जब हमारा ट्रांसफार्मर हीट होता है तो हीट होने के कारण क्या होता है कि जो हमारे ऑयल में एक्सपांशन होता है, जिसके कारण कि यहाँ से एयर आउट, और जब कूल होता है तो एयर इन होती है। तो उसके साथ जो मॉइस्चर आता है उसके सिलिका जेल रोक लेता है। ठीक है, तो जब ये सिलिका जेल एकदम सही कंडीशन में होता है तो ये लाइट ब्लू कलर का होता है। ठीक, लाइट ब्लू कलर का होता है। और जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये कैसा हो जाता है? लाइट पिंक कलर का हो जाता है।
तो ये हमारे ट्रांसफार्मर का ही पार्ट हो गया क्या, ब्रीदर। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का पार्ट हो गया। कंजर्वेटर टैंक, तो जो कंजर्वेटर टैंक होता है, जो ऊपर टैंक बनाया है, कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन के लिए और कूलिंग के लिए ऑयल होता है। जब ट्रांसफार्मर हीट करता है तो ऑयल में एक्सपांशन होता है। तो जो कंजर्वेटर टैंक है, ये इसीलिए बना होता है कि जब ऑयल में एक्सपांशन हो तो ऑयल इसमें अप और डाउन हो सके। ठीक है, तो ये भी हमारे ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है। टेप चेंजिंग, तो जो टेप चेंजिंग है, टेप चेंजिंग इसको हम नॉर्मली करते हैं हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, हाई वोल्टेज साइड टेप चेंजिंग करके हम जो हमारे आउटपुट में वोल्टेज होता है, ठीक, जो ट्रांसफार्मर के, ये एक साइड है, हाई वोल्टेज साइड मान लेते हैं, तो इसमें टेप चेंजिंग करके जो लो वोल्टेज साइड वोल्टेज मिलेगा, तो हम जो डिजायरेबल वोल्टेज होता है, जो हमको वोल्टेज की जरूरत होती है, वो हम ले सकते हैं। तो टेप चेंजिंग भी हमारा ट्रांसफार्मर में पार्ट होता है। तो जो तीनों है ये हमारे ट्रांसफार्मर के कंपोनेंट होते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पर्पस ऑफ यूजिंग लिक्विड्स इन ट्रांसफार्मर इज टू, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, तो जो ट्रांसफार्मर में जो लिक्विड यूज होता है, ठीक है, तो होता है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, जो कि मिनरल ऑयल होता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज क्यों करते हैं, तो इंसुलेशन द वाइंडिंग ऑफ द कोर, ठीक है, ये भी सही है। इंसुलेट द वाइंडिंग एंड एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम कॉइल एंड कोर, तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा। ठीक है, वाइंडिंग को तो हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते ही है, कि वाइंडिंग को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ में जो हीट होती है हमारे कॉइल और कोर की, उसको भी एब्जॉर्ब करता है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल। तो लिक्विड का यूज क्यों करते हैं, इंसुलेटिंग द वाइंडिंग एंड एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम ऑयल एंड कोर, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैंक आर यूज्ड इन इंसुलेट and bring out terminal of the winding for the container of the external circuit of the transformer। तो जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर टैंक हो गया। तो जो ट्रांसफार्मर टैंक से बाहर ये जो वाइंडिंग होंगी इसके अंदर, तो ये वाइंडिंग टर्मिनल जो रहते हैं, इनको जो ट्रांसफार्मर के ये कोर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर का टैंक है। ठीक है, तो इन टर्मिनल को टैंक से बाहर कैसे लाते हैं हम, तो इन टैंक से बाहर लाने के लिए ट्रांसफार्मर में यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ होता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर लगा होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बूसिंग। ठीक है, बूसिंग। तो बूसिंग से ही हम ट्रांसफार्मर में सप्लाई देते हैं और लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन भी हो गया हमारा बूसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ सिंगल फेज 30 किलोवोल्ट एम्पियर 200 by 120 60 hertz transformer is connected to a 200 volt supply is draw rated current, कब ड्रॉ करता है, 0.85 पावर फैक्टर होगा जब लीडिंग, कंसिडरिंग द ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मर है हमारा कैसा है, आइडियल है। डिटरमाइन द केवीए रेटिंग ऑफ द लोड, तो लोड पे इसकी केवीए रेटिंग क्या होगी हमको बताना है लोड पर। तो जब हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगा, वाइंडिंग रेजिस्टेंस वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जीरो होगा इसका, रिएक्टेंस भी क्या होगा, जीरो होगा, और इसके कोर की परमेबिलिटी क्या होंगी, इसके कोर की परमेबिलिटी क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी, और इसमें लॉसेस क्या होंगे, जीरो होंगे। ये हो गया हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर। जब ये केस होगा तो इसमें जब रेटिंग, इसकी क्या बोलिए, डिटरमाइन द केवीए रेटिंग ऑफ द लोड, तो जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर होगा तो जो उसकी रेटेड केवीए रेटिंग है, लोड के टाइम में भी उसकी केवीए रेटिंग क्या होगी, सेम होगी, 30 केवीए होगी, क्योंकि इसमें लॉसेस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, 30 किलोवोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, इसमें क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, ये क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और जो इसमें लॉसेस होंगे, हिस्टेरेसिस लॉसेस, कोर लॉसेस, ठीक है, वाइंडिंग लॉसेस क्या होंगे, ये भी जीरो होंगे। ठीक है, इसकी परमिबिलिटी कोर की होंगी इनफाइनाइट। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिख रहे थे रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 0, तो ये भी सही है। नो लॉसेस इन कोर, कोर में कोई लॉस नहीं होगा, ये भी सही है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द कोर इज इनफाइनाइट, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका होगा ऑल ऑफ द वो। जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट। तो जो म्यू आर होगी वो रिलेटिव परमेबिलिटी हो गई, और जो म्यू नॉट हो गई वो वैक्यूम में हो गई या एयर में होगी। ये होती है 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर वेज, ठीक है। जो ईएमएफ इक्वेशन होती है ट्रांसफार्मर में, उसमें जो फ्लक्स इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, ये पूछा गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है। तो इसके लिए लिखते हैं ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर की रिजल्ट क्या होती है, 4.445 MFN, ठीक है। तो यहाँ पे जो होते हैं, इसमें जो ई हो गया, ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक। और इसके बाद जो 5M हो गया हमारा मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक। और जो F हो गई, ये हो गई सप्लाई फ्रीक्वेंसी। N हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। और जो 5 मैक्सिमम है, इसको लिख सकते हैं हम B मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू A। तो A हो जाता है हमारा कोर का एरिया, ठीक है। तो जो फ्लक्स दिया है कैसा है, मैक्सिमम फ्लक्स है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी मैक्सिमम फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिफर्ड फॉर ट्रांसफार्मर कोर ऑपरेटिंग इन माइक्रोवेव रेंज, ठीक है। माइक्रोवेव रेंज की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोवेव रेंज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 GHz से लेके 1000 GHz की। तो इस टाइप की जब फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे हम, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इसके लिए हम करते हैं फेराइट कोर का यूज। क्यों, क्योंकि ये होती है हाई परमेबिलिटी इसकी, हाई परमेबिलिटी। हाई परमेबिलिटी के साथ साथ क्या होता है कि जो मटेरियल होता है, ये होता है नॉन कंडक्टिव। नॉन कंडक्टिव होगा मतलब इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, रजिस्टिविटी हो गई हाई, जिसके कारण कि इसको लेमिनेट कर देंगे तो इसमें जो एडी करंट लॉस होगा, एडी करंट लॉस वो बहुत ही लेस होगा। तो इसमें क्या होंगे, कोर लॉस भी लेस होंगे। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर रहे हैं वो क्या हो गया, फेराइट मटेरियल की कोर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मटेरियल फॉर द कोर इन पावर ट्रांसफार्मर मस्ट हैव। जो पावर ट्रांसफार्मर जो कोर यूज करेंगे उसमें क्या होना चाहिए वो पूछा गया, ठीक है। तो हम देखते हैं जब हम ट्रांसफार्मर में कोर का यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में, ठीक है, तो फ्लक्स को फ्लो होना चाहिए इजीली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी कोर होंगी वो हाई परमेबिलिटी की होनी चाहिए, हाई परमेबिलिटी होना चाहिए जो कि फ्लक्स को इजीली फ्लो होने दे, ठीक है। साथ में उसका जो रिलक्टेंस क्या होगा, वो लो होगा। जिसका परमेबिलिटी हाई होती है उसका रिएक्टेंस लो ही होता है, ठीक है। साथ में जो उसमें सेचुरेशन होगा, सेचुरेशन एकदम हाई वोल्टेज पे होना चाहिए, हाई वोल्टेज पे सेचुरेशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा तब, ठीक है। उसने हाई वोल्टेज को बेरी करना चाहिए, उसमें सेचुरेशन नहीं होना चाहिए हाई वोल्टेज के केस में, क्योंकि हम पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। तो जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें जो डी ऑप्शन है, हाई परमेबिलिटी एंड सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, तो उसका परमेबिलिटी भी हाई होना चाहिए और सेचुरेशन वाला जो वोल्टेज है वो भी बहुत हाई होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हिस्टेरेसिस लूप ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी। जो ट्रांसफार्मर का कोर का मटेरियल होता है उसका हिस्टेरेसिस लूप कैसा होना चाहिए पूछा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिस्टेरेसिस लूप बना लेते हैं। ये हमारा हिस्टेरेसिस लूप होता है, इसमें यहाँ बी होता है क्या, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे एच होता है, ये होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स से एच हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक। तो जब हम क्या करते हैं कि जब हम इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स देते हैं हमारे कोर के मटेरियल को, तो यहाँ से उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बढ़ना चालू होता है, ठीक है। एक लिमिट तक बढ़ता है, उसके बाद क्या आता है, यहाँ सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, इसको बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। और जैसे ही हम यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को हटाते हैं तो ये क्या होता है कि जीरो आना चाहिए, तो जीरो ना आके क्या करता है,
यहाँ पे आके इतना फ्लक्स इसमें बच जाता है। तो इस जितना फ्लक्स बचता है इसको क्या बोलते हैं हम? रेसिडुअल फ्लक्स बोलते हैं, बचा हुआ। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। इसका जो रिवर्स आया वो, ठीक है। उसके बाद जो नेगेटिव साइड में होता है वो भी कुछ इसी टाइप से होता है। ये यहाँ तक बढ़ता है, फिर सेचुरेशन आ जाता है, और जब हम इसको रिवर्स जीरो पे लाते हैं तो जीरो पे ना आके क्या होता है, कुछ पार्ट इसमें बच जाता है फ्लक्स का। तो ये भी पॉइंट क्या होता है? सेचुरेशन। ये होता है माइनस बी, यहाँ होता है माइनस बी। तो ये एच, तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो हमको क्या होना चाहिए? जो हमारा कोर का लूप होता है, ठीक, हिस्टैरिसीस लूप होता है हमारे कोर का, वो कैसा होना चाहिए? हम चाहते हैं कि सेचुरेशन बहुत टाइम बाद आए, जल्दी से जल्दी नहीं आए। तो जो हमारा लूप होता है वो कैसा होना चाहिए? टॉलर होना चाहिए, ठीक है। और जब हम इसमें से मैग्नेटिक फोर्स को हटाएं, तो हम चाहेंगे कि उसमें जो रिटेंटिविटी होती है वो एकदम जीरो आ जाए, जीरो के नियर आ जाए। तो जब वो जीरो के नियर आ जाएगा तो हमारा कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, जो कि कैसा होगा? टॉल होगा और नैरो होगा। तो जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो हमारा हिस्टेरेसिस लूप है, हिस्टेरेसिस जो लूप है वो हमारे लॉसेस को दिखाता है, ठीक है, लॉसेस को, हिस्टेरेसिस लॉसेस को, हिस्टेरेसिस लॉसेस को दिखाता है हमारा हिस्टेरेसिस लूप। तो ये लूप कैसा होना चाहिए हमारा? इसका एरिया हमारा कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर डिपेंड। जो ट्रांसफार्मर का इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है? तो जब हम ट्रांसफार्मर को देखते हैं तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर की कोर, और ट्रांसफार्मर की कोर में हमारी हो गई है वाइंडिंग, ठीक है, एक वाइंडिंग और एक ये वाइंडिंग। यहाँ से हमारा फ्लक्स चल के गया, सेकेंडरी से लिंक हुआ और वापस आ गया, ये हो गया हमारा फ्लक्स। अब जब हम ऑप्शन देखते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो बिल्कुल नहीं, ये डिपेंड नहीं करता है इस पे, रिएक्टेंस इंडक्टिव एमएमएफ पे भी नहीं करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी नहीं कर रहा है। हमारा जो रिएक्टेंस की बात करें, इंडक्टिव रिएक्टेंस की, तो एक्चुअल में जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है यहाँ पे क्या होता है कि ये तो फ्लक्स अपना पाथ कंप्लीट करके आ गया, सेकेंडरी से लिंक हो गया, लेकिन प्राइमरी में कुछ फ्लक्स ऐसा होता है जो है एयर से ऐसे घूम के वापिस से हमारी प्राइमरी के पास ही जाता है। तो इस फ्लक्स को हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। इसको लीकेज फ्लक्स इसलिए बोलते हैं कि हमारे यूज में नहीं आता, ये हमारा लीक हो गया है। तो जो हमारा लीकेज फ्लक्स होता है, तो जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ट्रांसफार्मर का, वो लीकेज फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा ऑप्शन डी होगा ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर अकर बिकॉज। तो ट्रांसफार्मर होता है उसमें लीकेज फ्लक्स क्यों आता है वो पूछा गया क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं डायग्राम से। ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, ठीक है, और ट्रांसफार्मर के कोर में ये हमारी वाइंडिंग्स हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये वाइंडिंग हो गई और ये वाइंडिंग हो गई, ठीक। तो जो यहाँ से जाता है फ्लक्स, इधर से लिंक हो जाता है, तो ये तो हमारा यूजफुल फ्लक्स हो गया, ठीक है, ये लीकेज फ्लक्स नहीं हुआ। लेकिन कुछ फ्लक्स क्या होता है कि हमारी यहाँ से जाता है और ऐसे एयर से होता हुआ फिर लिंक हो जाता है, जो कि सेकेंडरी से लिंक नहीं होके प्राइमरी प्राइमरी में ही रहेगा, जो हमारे यूज में नहीं आया। तो इसको हम बोलते हैं क्या? लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स क्यों आया? तो चूंकि यहाँ पे तो एयर है, तो जो एयर है हमारा, ये बहुत अच्छा इंसुलेटर नहीं होता, काहे का इंसुलेटर नहीं होता एयर, काहे का? हमारे फ्लक्स का, जो फ्लक्स है तो वो एयर उसका गुड इंसुलेटर नहीं होता, इंसुलेटर नहीं होता है। तो इंसुलेटर नहीं होता, उसके कारण क्या होता है? लीकेज फ्लक्स आता है, ठीक है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि एयर इज नॉट अ गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर, इसके कारण हमारा एक फ्लक्स लीक हुआ और इसके कारण लीकेज फ्लक्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इट इज एडवाइजेबल टू यूज ऑटो ट्रांसफॉर्मर इफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है हमारा? के इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, ठीक है। ये सिर्फ जानकारी के लिए बताया। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका यूज कब करेंगे हम, तो ट्रांसफार्मर रेशो क्या होगा? तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो नियर वन होगा, ठीक है, वन के पास होगा, तो हम क्या करेंगे? ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ इस टाइप से होता है, इसमें एक वाइंडिंग होती है, ये मान ले हम प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी का इसी से टेपिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा V1
यहाँ पे होता है हमारा V2। यहाँ हम टेप चेंजिंग करके हमारे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज को भी चेंज करते हैं। तो जब ट्रांसफार्मर रेशो नियर 1 होगा, मतलब बहुत ही कम होगा, तब हम ऑटो ट्रांसफार्मर को प्रेफर करते हैं। क्योंकि जब हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, उसमें हमें टेपिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, वाइंडिंग रेशो रखने में प्रॉब्लम आएगी कि N1 और N2 का रेशो किस टाइप से रखे जब ट्रांसफॉर्मेशन नियर 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर में, जब ट्रांसफार्मर में रेशो क्या होगा, 1 के नजदीक होगा, तब ऑटो ट्रांसफार्मर को प्रेफर करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द एसी सप्लाई ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय डीसी। जो हमारी एसी सप्लाई है ट्रांसफार्मर की, उसको यदि डीसी से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, उसमें कुछ इस टाइप से वाइंडिंग्स लगी हुई होती है। ठीक, ये वाइंडिंग लगी हुई होती है। जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है लो। ठीक है, तो जो हमारी करंट फ्लो होगी डीसी के केस में, वो हो जाएंगी हमारी V बाई आर, और आई आर की वैल्यू क्या है, लो। तो उसके कारण जो आई हमारा फ्लो होगा, करंट आई, वो क्या होगा, बहुत हाई वैल्यू का करंट फ्लो होगा। इसके कारण हमारी कॉइल में हीटिंग होंगी। ठीक है, ये जो हमारी कॉइल है, इसमें हीटिंग होगी, और हीटिंग होके ये बर्न हो जाएंगी। ठीक है, प्राइमरी वाली, क्योंकि जब डीसी अप्लाई करेंगे तो इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा, एक कांस्टेंट फ्लक्स बन जाएगा ऐसा। और हीटिंग के कारण हमारी कॉइल क्या हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगी, क्योंकि सेकेंडरी में कोई ईएमएफ क्या इंड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। तो प्राइमरी में हाई करंट फ्लो होगा, आई, और जिसके कारण ये बर्न हो जाएंगी। तो प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न, तो जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर विद एन आउटपुट वोल्टेज का ट्रांसफार्मर कितना, 4200 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज मतलब V2, सेकेंडरी मान लेते हैं इसको हम, 4200 वोल्ट। ठीक है, सप्लाई 230 वोल्ट, सप्लाई दिया हुआ है मतलब V1, प्राइमरी में सप्लाई दिया हमने 230 वोल्ट। इफ द सेकेंडरी हैज 2100 टर्न, जो सेकेंडरी मतलब N2 में टर्न कितने हैं, 2100 टर्न। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, हमको N1 पता करना है कितने हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा सीधा सीधा N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 अपॉन V2। ठीक है, तो N1 कितना है हमारा, N1 हमें पता करना है, N2 कितना है हमारा 2100, V1 कितना है हमारा 230, और V2 कितना है हमारा 4200। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो N1 निकल के आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2100। इससे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 115 टर्न निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो जो N1 निकल के आया हमारा 115 टर्न निकल के आया, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैपन व्हेन द ट्रांसफार्मर वर्किंग इन पैरेलल और नॉट कनेक्टेड इन रिगार्ड द पोलैरिटी। ठीक है, मतलब उसकी सेम पोलैरिटी में उसको कनेक्ट नहीं किया ट्रांसफार्मर को। हमारे दो ट्रांसफार्मर है मान लो। ठीक है, हम सिंगल फेज का ही ले लेते हैं, एक हो गया। ठीक, और इधर से हम सेकेंड ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा सेकेंड ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, तो जब दो ट्रांसफार्मर है, मान लो कि इसकी पोलैरिटी क्या है, ये प्लस है माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है। इसको सेम पोलैरिटी में कनेक्ट नहीं करके हमने क्या किया कि पैरेलल ऑब्जर्वेशन में कुछ इस टाइप से अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट कर दिया। तो इसके कारण क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पे करंट पैरेलल ऑपरेशन में लोड के साइड करंट फ्लो के लिए यहाँ क्या होंगे, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होंगी एक बहुत हाई वैल्यू की, जिसके कारण इसकी सेकेंडरी क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। और इसकी सेकेंडरी बहुत शॉर्ट होने के कारण इसमें शॉर्ट करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगी। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम देख लेते हैं कि इनकरेक्ट पोलैरिटी विल रिजल्ट इन अ डेड शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई करंट फ्लो होंगी, जिसको सर्कुलेटिंग करंट बोलेंगे, और वो एक शॉर्ट सर्किट को प्रोड्यूस करेंगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट, ठीक है, नॉट डिजायरेबल इन द मटेरियल ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है, वो जरूरी नहीं होता ट्रांसफार्मर कोर के मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टी है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो हाँ, हमारी जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होगी, उसने मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होना चाहिए। तो ये भी प्रॉपर्टी, लो हिस्टेरेसिस लॉसेस, तो बिल्कुल हमारी कोर में क्या होना चाहिए, जो हिस्टेरेसिस लॉस होंगे वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये जरूरी नहीं होता। हाई परमेबिलिटी, तो परमेबिलिटी जो होता है हमारी कोर की, वो हमेशा हाई होनी चाहिए। जो म्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए कोर की, जिसके कारण फ्लक्स जो होगा इसमें
फ्लक्स का फ्लो होगा इजीली, ठीक। तो जो परमिटिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ये भी सही है। तो ये जरूरी नहीं है कि हाई थर्मल कंडक्टिविटी इसमें जरूरी नहीं होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा कंज्यूमर एंड में लगा हुआ ट्रांसफार्मर को हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। उस पे जो लोड होते हैं वो वेरियस टाइप के लोड होते हैं, ठीक है। इधर जब लोड की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो होम के हो गए, हमारे होम के अप्लाइंसेस हो गए, टीवी, फ्रिज, कूलर, इस टाइप के जो भी हमारे घरों में लोड होते हैं वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। और वो एट ए टाइम चालू नहीं होते, कभी कुछ चालू होगा कभी कुछ चालू होगा। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, वो कभी फुल लोड पे ऑपरेट नहीं होता है। उसकी जितनी रेटेड कैपेसिटी उस पे ऑपरेट नहीं होता है, वो लगभग लगभग हमेशा कितने 50% लोड पे चलता है। इसलिए हम उसको इस टाइप से डिजाइन करते हैं कि 50% लोड पे हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी दे। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, 850% फुल लोड। जो फुल लोड का 50% होगा उस पे हमको ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के केस में। जब हम यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है और हमारे जनरेटिंग स्टेशन में स्टेप अप करने के लिए यूज होता है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हम उसको 90% फुल लोड पे हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलना चाहिए, इस टाइप से डिजाइन करते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर में 98 और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 50% ऑफ फुल लोड, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डिजाइन कीप द आयरन लॉसेस मिनिमम बिकॉज। आयरन लॉस मिनिमम होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, ऐसा क्यों। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है तो 24 आवर्स जो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो एनर्जाइज्ड होती है, ठीक है। उसकी प्राइमरी वाइंडिंग हम 24 घंटे सप्लाई से कनेक्ट एनर्जाइज्ड होती है, और उस पर बहुत बार लोड बहुत कम होता है, ठीक है। या तो वो 50% लोड पे ही मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डिजाइंड होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो लॉसेस है, आयरन लॉसेस है, वो कम से कम हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें आयरन लॉस को कम से कम के लिए डिजाइन करते हैं, क्योंकि उसमें जो प्राइमरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 24 घंटे एनर्जाइज्ड होती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।